ओके। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 किसका है? हमारा यूनिट 1 का पार्ट 3 है। ये आखिरी पार्ट होगा इस यूनिट के वजह से। इसके बाद ये यूनिट कंप्लीटली खत्म होगा। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉड्यूल का हमने क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने यूनिट 1 इस लेक्चर के साथ पूरा खत्म कर दिया। ठीक है। तो इसके लिए हमारे कुछ एजेंडा है, कुछ फ्यू टॉपिक्स रह गए हैं, उनको पहले लिस्ट डाउन कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया रहे कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। पहले बात हम लोग पढ़ेंगे आज वो है एक रिएक्शन है, दैट इज डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पढ़ेंगे, उसके एविडेंसेस पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है इलिड केमिस्ट्री। इलिड केमिस्ट्री। तो ये 3 टॉपिक है, इनको कवर कर लेंगे तो हमारा यूनिट 1 कंप्लीटली डन हो जाएगा। ठीक है। तो पहले टॉपिक की तरफ भी हम थोड़ा मूव करते हैं। पहला टॉपिक आज के लिए हमने असाइन किया है वो है डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। डायजोटाइजेशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो अमीन प्रेजेंट होता है ना, अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, उसे हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? उसे हम ट्रीट करते हैं विथ उसे हम ट्रीट करते हैं विथ अवर नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ उसे ट्रीट कर देते हैं। और नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे? मोस्टली लो टेम्परेचर पे इसे ट्रीट करने की वजह से यहाँ से क्या बन के आया मेरा, यहाँ से मेरा बन के आता है एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन के आती है जिसे कहते हैं हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट। एक डाइजोनियम सॉल्ट बन के आती है जो कैसी होती है? डाइजोनियम सॉल्ट बन के आती है जिसमें एक गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज N2+ बोल के एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो क्या है, हीट के प्रेजेंस में भी निकल सकता है। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बन रही है ये दो तरीके की हो सकती है। एक तो अल्काइल मतलब एलिफैटिक चेन से अटैच हुआ डाइजोनियम सॉल्ट हो सकता है। दूसरा है अराइल या अरीन डाइजोनियम सॉल्ट बनती है, यानी अरोमेटिक रिंग के प्रेजेंस में जो डाइजोनियम सॉल्ट बनी वो एक हुई अराइल डाइजोनियम सॉल्ट। उसकी स्टेबिलिटी जनरली मोर होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है उसकी? मोर होती है। ये वाला जो सॉइल है इसे कहते हैं हम लोग अराइल डाइजोनियम सॉल्ट। इसकी स्टेबिलिटी जनरली मोर होती है। ये भी कहते हैं 5 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और इसे आइसोलेट नहीं रख सकते, और रखा तो भी ड्राई कंडीशन में इसका एक्सप्लोड होने का चांसेस होता है। ठीक है। ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर और थोड़ा डिस्कशन करें तो डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए जो नाइट्रस एसिड बनता लगता है ना, ये जो नाइट्रस एसिड है ये इजीली अवेलेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। तो उसी के वजह से नाइट्रोस एसिड का मेन पर्पस क्या है? टू गिव नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन देना है तो क्या करते हैं हम लोग? नाइट्रोसोनियम आयन इन सेटू जनरेट कर लेते हैं रिएक्शन मिक्सचर में। ठीक है। रिएक्शन मिक्सचर में किसके मदद से? विथ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, दैट इज NaNO2 एंड HCl के मदद से हम लोग इन सेतु जनरेट कर लेते हैं। इन सेतु सिंथेसिस होता है इसका। ठीक है। वो कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म कैसे अपलोड होगी वो चेक कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले मुझे नाइट्रोसोनियम सॉल्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहली चीज हम वही डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैंने लिया एक सोडियम नाइट्राइड का मॉलिक्यूल, तो उसमें कैसे हुआ देखो, O-N डबल बॉन्ड O। एसिड से मैंने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया, वो प्रोटॉन कहाँ पे अटैक करेगा? या प्रोटॉन मैं अभी मेरा नाइट्राइट आयन से उसे इम्प्लांट करा लूंगा, जिससे क्या बनेगा? प्लस NOH डबल बॉन्ड O। ठीक है। दूसरा है, एक और बार क्या होता है, जो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अभी प्रोटोनेट किया वो दूसरे हाइड्रोजन को भी अट्रैक्ट करेगा, जिससे एक और प्रोटॉन उसके ऊपर एड अप हो जाएगा, जिसके वजह से क्या बनेगा? एक गुड लिविंग ग्रुप दैट इज OH2+ जनरेट हो रहा है, जो कि एक ड्राइविंग फोर्स आती है फ्रॉम ऑक्सीजन का लोन पेयर, इजीली रिमूव हो जाता है। और इजीली रिमूव होने के बाद यहाँ से बना एक नाइट्रोसोनियम सॉल्ट बनी। ठीक है। या नाइट्रोसोनियम आयन बना। ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये एक नाइट्रोसोनियम आयन है, इसका बनना इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ये ही मेन पार्ट है रिएक्शन का, जो क्या करता है? अमीन के साथ रिएक्ट करता है। अब मान लो तुमने एक अमीन लिया, प्राइमरी अमीन है, RNH2 है, तो अमीन के ऊपर जो नाइट्रोजन होता है ना, उसका लोन पेयर अभी इस नाइट्रोसोनियम आयन के नाइट्रोजन पे अटैक करता है, और ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट कर जाता है। ठीक है। तो इससे क्या बना?
वेट, इससे क्या बन के आया, इससे बन के आया हमारा एन एच एच एन डबल बॉन्ड ओ। ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोटॉन इस डबल बॉन्ड से क्या करें, हम ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देंगे, तो ये डबल बॉन्ड क्लीव हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली 4 बॉन्ड्स ऑन नाइट्रोजन ये ऑब्जर्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज इम्प्लांट हुआ, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देते हैं। ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करने के बाद हम्म, जब प्रोटोनेट किया हमने इस नाइट्रोजन को, तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन वाला एक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ से निकल पाएगा, यहाँ से निकला। और अभी वह होगा, एक और बार मेरा जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन एक और प्रोटॉन के साथ प्रोटोनेट हो जाएगा, और प्रोटोनेट होने की वजह से यहाँ पे भी OH2 बन के आएगा, बॉन्ड N प्लस OH2 प्लस बना है, ये निकलेगा, यहाँ से शिफ्ट होगा हाइड्रोजन, ओके। यहाँ से बन के आया मेरा RN ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ये हुआ हमारी एक डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये डाइजोनियम सॉल्ट को थोड़ा हिट कर देंगे तो N2 रिलीज हो जाएगा, एक्सकेप हो जाएगा। ठीक है, उसके वजह से क्या बनेगा, मेरे पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल होगा। और जब भी अभी न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल विल कम इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट के फॉर्म में आएगा। किसके सॉल्ट के फॉर्म में आएगा, क्यूप्रस सॉल्ट के फॉर्म में आएगा। क्यूप्रस सॉल्ट के फॉर्म में आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब भी ये क्यूप्रस सॉल्ट के फॉर्म में आके अटैक कर रहा है डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर, तो उससे क्या बनेगा, उस रिएक्शन को मैं कहूंगा सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन, यानी कि मेरा क्या था, अमीन बना, अमीन दिया, अमीन को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, डाइजोनियम सॉल्ट में, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया, डाइजोनियम सॉल्ट को क्यूप्रस सॉल्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा के मैंने क्या किया, डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाया। और इस डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाने वाली जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन को मैंने नाम दिया सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन दिया। अब अलग अलग जब मैं यूज करूंगा, ठीक है, अभी ठीक है, हम एग्जाम्पल कंसिडर करें अराइल डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो जब जब अलग अलग मेरे पास रिएजेंट्स ऐड होंगे, जैसे मैं ऐड अप कर सकता हूँ CuCl, CuBr, या मैं ऐड कर सकता हूँ H3O+ वार्म कर दिया इस सॉल्यूशन को, या फिर मैं ऐड कर सकता हूँ KI डाल दिया। ठीक है, ये सब रिएक्शंस कैसे बनेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा बनेगा AROH, या बनेगा ARBr, या बनेगा मेरा ArH3O+ ना, हाँ एक मिनट, यहाँ पे Cl होगा, OH नहीं होगा, एक मिनट, ArCl, यहाँ पे ArOH, यहाँ पे ARI, ऐसे बन रहा है, यानी क्यूप्रस फॉर्म में आ रहा है साइमन। लेकिन जब भी मुझे फ्लोरो ग्रुप दैट इज फ्लोरीन को इम्प्लांट कराना है, या फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कराना है इन द केस ऑफ दिस डाइजोनियम सॉल्ट, तो क्या करना पड़ेगा मुझे रिएक्शन में, ये जो अराइल डाइजोनियम सॉल्ट बना है उसका रिएक्शन किसके साथ कराऊं, उसका रिएक्शन, ठीक है, जब भी मैं अराइल डाइजोनियम सॉल्ट को ट्रीट कराता हूँ, ट्रीटेड विथ फ्लोरोबोरिक फ्लोरोबोरिक एसिड दैट इज HbF4, तब मेरा जाके बनेगा फ्लोरीन दैट इज ArF। इस रिएक्शन को एक अलग नाम कहते हैं, उसे कहते हैं स्काइमन रिएक्शन, स्काइमन रिएक्शन। ठीक है, स्काइमन रिएक्शन कहते हैं। तो अभी डाइजोनियम सॉल्ट का ये पूरा पढ़ लिया, तो ऊपर से अभी क्या करते हैं हम फैशन में जाने की, किसी को नहीं समझा होगा तो उसके लिए हम लोग एक फ्लो फॉर्मेट में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या दिया गया था, एक अमीन दिया है। ठीक है, अमीन को मैंने क्या किया, ट्रीट किया, किसके साथ ट्रीट किया, नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। ये नाइट्रस एसिड जो था, ये अनस्टेबल होता है,
अनस्टेबल होता है। सो ये क्या है, इन सितु प्रिपेयर किया। इन सितु प्रिपेयर किया किसके मदद से किया, सोडियम नाइट्राइट और HCl के मदद से किया। ये सोडियम नाइट्राइट और HCl से मुझे क्या मिला, मुझे एक नाइट्रोसोनियम सॉल्ट, नाइट्रोसोनियम आयन मिला, जो कैसा दिखता है, जो दिखता है N+ ट्रिपल बॉन्ड ओ। ये एक नाइट्रोसोनियम सॉल्ट मिला। इससे क्या, इस नाइट्रोसोनियम सॉल्ट पे क्या हुआ, अमीन का, अमीन्स नाइट्रोजन लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक हुआ। ये अटैक होने के वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन के, अमीन के नाइट्रोजन, अमीन के ऊपर जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर अटैक होता है। तो ये लोन पेयर अटैक होने की वजह से क्या हुआ कि अटैक होने के बाद एक अनस्टेबल स्पीशीज जनरेट हुई, जिससे क्या हुआ फिर, जो ऑक्सीजन अटैच है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, इसे 2 बार प्रोटोनेट करके OH2 यानी वाटर के फॉर्म में इसे रिमूव करने के बाद एक मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट फाइनली प्रिपेयर हुई। डाइजोनियम सॉल्ट बनी बाय, इससे हाइड्रोलिसिस या प्रोटोनेशन करके, प्रोटोनेशन किया मैंने, प्रोटोनेशन करके एक डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर की। और ये जो डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर हुई उसको मैंने किसके साथ रिएक्ट किया, क्यूप्रस सॉल्ट्स, क्यूप्रस सॉल्ट्स ऑफ वेरियस न्यूक्लियोफाइल्स, वेरियस न्यूक्लियोफाइल्स, जिससे क्या बने मेरे, मेरे जो डाइजोनियम सॉल्ट्स थे वहां पे जो नाइट्रोजन ग्रुप था, जो N2 ग्रुप था, वो एक गुड लिविंग ग्रुप बना। गुड लिविंग ग्रुप N2 वाज एलिमिनेटेड एट हीट, हीट देने पे वो क्या हुआ, वो एलिमिनेट हुआ। जस्ट अ मिनट। तो कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो गुड लिविंग ग्रुप था हमारा, जो नाइट्रोजन है, वो एक्सपेल हुआ किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। और वहां से जो हमारे पास एक कंपोनेंट जनरेट हुआ, उसके ऊपर क्यूप्रस सॉल्ट से इम्प्लांट करके क्या किया, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराया। ये सब्स्टिट्यूशन होने के रिएक्शन को हम एक नेम रिएक्शन कंसिडर करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है। लेकिन अगर फ्लोरीन का मुझे सब्स्टिट्यूशन कराना था, तो मैं उस केस में एक अलग वे से जाता हूँ, जहां पे मैं हाई, वहां पे मैं क्या करता हूँ, यूज HbF4 का यूज करता हूँ, जिससे कि उसे अलग नेम रिएक्शन कहते हैं, उसे स्काइमन रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल हमने डाइजोनियम की पूरी जर्नी देखी। ओके। अब दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है, वो है हमारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। कंसिडर करो कि ओके, कंसिडर करो कि तुम एग्जाम में कोई क्वेश्चन में फंस गए। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन में फंस गए और फिर तुमने बहुत सोचा लेकिन तुम्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा। कुछ तो एग्जाम में कुछ तो क्वेश्चन पूछ लिया, याद ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को। और तुमने क्या किया, तुम्हें कुछ तो स्ट्राइक हुआ, या स्ट्राइक हुआ कि यार एग्जाम है, पास भी करना है, तो थोड़ा देख लेते हैं भाई मेरा दोस्त क्या लिख रहा है। तो जो आगे वाले बेंच पे मेरा दोस्त बैठा था, उसके पेपर से मैंने एक ग्लिम्स लिया। ठीक है। एक ग्लिम्स लेने के वजह से मुझे आइडिया स्ट्राइक हुआ, और उसी की वजह से मेरा क्या हुआ, मेरा रेट बढ़ गया, मुझे वो पॉइंट स्ट्राइक हो गया उसके पेपर में देख के, हाँ इस डायरेक्शन में मूव होना है मुझे। तो ये क्या हुआ, उसके पार्टिसिपेशन की वजह से मेरा रेट बढ़ गया पेपर लिखने का। मैं तो आइडियली बैठा था, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ, बहुत सोच रहा हूँ, बहुत दिमाग पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ, लेकिन उसके पेपर का बस एक ग्लिम्स मिलने से मुझे आइडिया लग गया और मेरा दिमाग आगे की डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हुआ। और उस जस्ट वो एक ग्लिम्स से मैंने पूरा आगे का इक्वेशन सॉल्व कर दिया। ये क्या हुआ, उसके पार्टिसिपेशन से मेरा पेपर फास्ट सॉल्व होना स्टार्ट हुआ, यानी मेरा रेट बढ़ गया। यानी कि अगर कोई रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन को मैं रेट, उस रिएक्शन का रेट, अगर कुछ ऐसा ग्रुप अटैच हो अपने सबस्ट्रेट के, सबस्ट्रेट में, तो उससे उसकी रेट बढ़ सके, तो क्या होगा कि हमारी जो रेट है रिएक्शन की, वो बढ़ जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, यानी कि एक नेबरिंग ग्रुप जो कि विद इन द स्पीशीज प्रेजेंट है, उसके पार्टिसिपेशन की वजह से मेरा रेट जो है रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का, वो बढ़ जाए। वो पार्टिसिपेशन को कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब भी मैंने ये दो स्पीशीज कंसीडर ले, ठीक है, इन दोनों को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट किया,
तो जब भी मैंने इन दोनों को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मुझे इसका रिलेटिव रेट 1 कंसिडर दिख के आया, और इसके कंपैरिजन में ये 600 टाइम्स फास्टर था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है फिनाइल वाला, जो क्या कर रहा है, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के लिए इम्प्लांट या इसका इंटरैक्शन कर रहा है, या कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये जो ग्रुप लगा है विद इन द मॉलिक्यूल, जिससे क्या हुआ, मेरा रिएक्शन का रेट बढ़ गया। दूसरा केस था एक नॉन बोरिंग सिस्टम का, देख लिया हमने। ठीक है, ये एक नॉन बोरिंग सिस्टम है, दो सिस्टम देख लेंगे। तो दोनों केस में क्या हुआ कि जब भी मैंने इनका रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ ऑब्जर्व किया, तो जो मेरा फर्स्ट वाला था ना, उसके कंपैरिजन में ये 10 रेज टू पावर 11 टाइम्स फास्टर कैरी आउट हुआ। क्यों? क्योंकि नेबरिंग ग्रुप जो ये डबल बॉन्ड है, इसका पार्टिसिपेशन हुआ इन दिस रिएक्शन, और उसी के वजह से क्या हुआ, इसका रेट ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ। तो जब भी विद इन द मॉलिक्यूल अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, जो क्या कर सकता है, रिएक्शन को पुश कर सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे क्या होगा कि रिलेटिवली मेरा रिएक्शन, जब वो ग्रुप एब्सेंट होगा तो उसके कंपैरिजन में फास्ट मूव होगा, या और तेजी से उस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे ग्रुप्स को पार्टिसिपेट करने से क्या हुआ, रेट बढ़ा, तो उन्हें कहते हैं हम लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, फिर इसमें आगे और दो तीन रिएक्शन है नेबरिंग ग्रुप की, वो देख लेते हैं। नेबरिंग ग्रुप के रिएक्शन में पहला कि ओके, फर्स्ट ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला जो केस देखा हमने, यहाँ पे मैंने किसका साथ रिएक्ट किया, H2O के साथ रिएक्ट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन गई, SN2 रिएक्शन से मैकेनिज्म गई। ठीक है, लेकिन जब भी एक नेबरिंग ग्रुप आया जो कि पार्टिसिपेट कर सक रहा था, तो अभी क्या हुआ, SN2 डायरेक्टली नहीं ना होते हुए पहले क्या हुआ, नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन हुआ। ये सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट किया, और ये क्लोरीन का निकलना इजी हो गया। तो क्लोरीन एज गुड लिविंग ग्रुप निकल गया, और यहाँ पे क्या बना, एक बीच में इंटरमीडिएट स्टेट बनी, इस PHS। ओके, तो यहाँ पे ये एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेट बनी। अब जो मेरा OH- जो प्रेजेंट था, अटैक OH2 प्रेजेंट था, वो अभी यहाँ अटैक कर सकता है या यहाँ अटैक कर सकता है, और उससे क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बन के आएगा, जो कि होगा कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन के आएगा। Wait, wait. नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, गलत गया। हाँ, अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो OH कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि नेबरिंग ग्रुप वाला इम्प्लांट हुआ, तो उसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक तो ये SN2 हुआ, और ये भी SN2 हुआ। तो क्या हुआ कि जो SN2 दो बार होने की वजह से जो ज्योमेट्री है ना, या स्टेरियोकेमिस्ट्री है, उसमें मुझे रिटेंशन ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, रिटेंशन ऑब्जर्व हुआ यूजिंग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला केस। ठीक है, अब कुछ एविडेंसेस देखते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के। एविडेंसेस से पहले भी एक रिएक्शन देखी थी हमने। मान लो ये तुम्हारे पास एक कंपोनेंट दिया गया है, OTS। इसका हमें किसके प्रेजेंस में देखना है, CF3COH, CO2H एट, ओके, CO2H। ठीक है, तो अब ये डायरेक्टली क्या कर सकता है, डायरेक्टली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है SN2 से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के वजह से जो ये डबल बॉन्ड है बेंजीन में से, ये इस ग्रुप पे अटैक करके इसका रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, और यहाँ पे क्या बना, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना इंटरमीडिएटरी स्टेट में। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, डीलोकलाइज हुआ सिस्टम, ये यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से बराबर।
ओके, यहाँ शिफ्ट हुआ, इससे क्या बना बेसिकली, इससे ये बनी हमारी फिनोनियम आयन बनाई, ठीक है। ये क्या बना, फिनोनियम आयन बना। डायरेक्टली अटैक होता है SN2 से तो ये स्टेबल स्टेट्स नहीं बनती। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उतना हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा वो स्टेबलाइज होगा, ये मानते हैं। तो अभी ये बनने के बाद क्या हुआ, अभी अटैक होगा किसका, CF3C डबल बॉन्ड OH का। ये जो O है वो यहाँ अटैक कर सकता है या फिर यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो फिर यहाँ से क्या बनेगा मेरा, यह अटैक करके ये यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि रिंग का चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, OC डबल बॉन्ड OCF3, ऐसा एक कंपोनेंट हमारा, या ये हमारा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट हुआ उसके वजह से अगर सीधा डायरेक्टली SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाता तो ये रिलेटिवली रेट कम होता, लेकिन ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से ये रिएक्शन रिलेटिवली 3000 टाइम्स फास्टर हुआ, ठीक है। ओके, अब एविडेंसेस की बात करते हैं, एविडेंसेस। एविडेंसेस की बात करते हैं, तो एविडेंसेस की बात करनी है तब मैं क्या डिस्कस करूंगा कि दो कंडीशंस कहती थी कि एक एंटी और एक सिन। एंटी और सिन कंडीशन में जो एंटी आइसोमर्स होते हैं ना, एंटी आइसोमर्स क्या करते हैं, रिटेंशन शो करते हैं, और सिन वाले क्या करते हैं, इन्वर्जन शो करते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं एंटी और सिन का, तो एंटी के केस में देख लेते हैं। ये एक साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर है, OAC OTS, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक एंटी स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें रिटेंशन क्यों होता है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कि क्या हुआ, जो एंटी ग्रुप होगा ना उसके ऊपर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन फेवर होता है, क्यों, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन लीड्स टू रिटेंशन ऑफ द ज्योमेट्री। तो रिटेंशन कहाँ हो रही है, एंटी के केस में हो रही है, सिन के केस में इन्वर्जन हो रहा है। यानी सिन के केस में क्या होता है कि हमारी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन काम नहीं आती, वहां पे जनरली सिर्फ हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से मैकेनिज्म रिएक्शन कैरी आउट होती है, लेकिन एंटी आइसोमर में मेरा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यूज होगा, क्यों, चेक कर लेते हैं। अभी हमने यहीं पे देख लिया था, तो साइक्लोहेक्सेन का चेयर स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। हम्म, थोड़ा सा इसको यहीं पर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक, प्रॉपरली करेंगे। OAC OTS। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसका रिंग फ्लिप कर देते हैं। रिंग फ्लिपिंग का क्या होता है तुम्हें पता है ना, फिनोमिना। रिंग फ्लिपिंग में क्या होता है एग्जैक्टली कि जो तुम्हारे एक्सियल होते हैं ना वो इक्वेटोरियल बन जाते हैं, और इक्वेटोरियल होते हैं वो एक्सियल बन जाते हैं, लेकिन अप रिमेन अप, डाउन रिमेन्स डाउन। ये एक क्राइटेरिया हमने रिंग फ्लिपिंग में देखा था लास्ट ईयर। तो रिंग फ्लिप होने के बाद क्या हुआ, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या हुआ, ये अप ही रहेगा, डाउन डाउन ही रहेगा, लेकिन क्या है दोनों के दोनों कैसे है, इक्वेटोरियल ई कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो ई कॉन्फ़िगरेशन ए कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे दोनों। तो दिस इज अवर OAC एंड दिस इज अवर OTS। अब क्या होगा इस केस में, देखो इस केस में आह, ये जो OAC वाला ग्रुप है ना वो यहाँ से अटैक करेगा ऊपर की तरफ से, जिससे OTS का रिमूव हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट SN2 वाला शॉर्ट हुआ। फर्स्ट SN2 हुआ, बैकवर्ड से अटैक करके OTS लिविंग ग्रुप चला गया बाहर की तरफ। तो उसी के वजह से क्या हुआ, अभी देखो OAC बॉन्ड कहता है, ये प्लेन के ऊपर वाले बॉन्ड है ना, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ वाला बॉन्ड था। तो प्लेन के ऊपर है और अटैक भी कहाँ से हुआ है, ऊपर की तरफ से हुआ है, लिविंग ग्रुप कहाँ से गया है, नीचे की तरफ से गया। लिविंग ग्रुप नीचे की तरफ से निकल गया। तो नीचे की तरफ से निकल गया, यानी मेरा जो बॉन्ड बन रहा है इंटरमीडिएटरी स्टेट, दोनों कैसे हो गए, ऊपर की तरफ हो गए, साइक्लोहेक्सेन के प्लेन के ऊपर की तरफ हो गए। तो यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ, ज्योमेट्री देखो, ये साइक्लोहेक्सेन बना बराबर। यहाँ से बना देखो OC, OC डबल बॉन्ड O, यहाँ से ऐसा लगा।
OH। ठीक है, तो ये बना था, और यहाँ पे मैंने लिया था एक पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज देखा रखा था, ठीक है। ये यहीं से कन्वर्ट भी हो सकता है, फिर देखो ये ऐसे कन्वर्जन भी करेगा। ओ पॉजिटिव डबल बॉन्ड C। ओ ठीक है। अब जब भी मेरा अभी जो लेगा ये हुआ, अब मेरा अटैक के लिए कौन है, ACOH है, दैट इज ACO अटैक करने के लिए आएगा। तो अभी ये कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा। और यहाँ अटैक करने के बाद क्या हुआ, ये रिंग ओपनिंग के फिनोमिनन से गया, और यहाँ पे अटैक बैकवर्ड साइड में हुआ है। बैकवर्ड साइड में अटैक होने की वजह से ये ओपन हुआ, बराबर। तो यानी क्या हुआ इस केस में, इस केस में ये हुआ कि ये वाला जो कार्बन है उसके ऊपर मेरा जो OAC बॉन्ड लगा है वो अपवर्ड की तरफ गया, और ये नीचे की तरफ से आ रहा है। यानी कि इस डायरेक्शन से गया OTS, इसी डायरेक्शन में से OAC इम्प्लांट होगा। तो उसके वजह से क्या हुआ, एक OAC ऊपर एक OAC नीचे है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो फाइनल प्रोडक्ट में एक ओएसी नीचे की तरफ से है और एक ओएसी ऊपर की तरफ से, ये फाइनल प्रोडक्ट बना। तो ये फाइनल प्रोडक्ट कैसा ज्योमेट्री शो कर रहा है, ये एक एंटी कर रहा है ना, एंटी ज्योमेट्री शो कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, रिटेंशन हुआ, इन्वर्ट नहीं हुआ, रिटेन हुआ। रिटेंशन हुआ, पहले भी कैसा था, पहले भी एंटी था, तो एंटी से मैंने क्या बनाया, एंटी बनाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी SN2 से गया ना, तो दो बार SN2 मैकेनिज्म वर्कआउट हुई। तो दो बार SN2 वर्कआउट होने की वजह से मेरा जो ज्योमेट्री है वो रिटेन हुआ, और नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन भी होगा, ये जो नेबरिंग ग्रुप का यहाँ पार्टिसिपेशन हुआ। तो उसी की वजह से मैंने ऑब्जर्व किया कि जो एंटी आइसोमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं। लेकिन जब भी मेरे पास सिन आइसोमर्स हो गए, उनमें क्या होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। और वो जनरली सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन फॉरवर्ड होकर चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने क्या कर लिया, यहाँ तक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो, उन्हें कंप्लीटली कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। अब हमें अभी क्या किया, हमने दो टॉपिक पढ़ लिए पूरे, अब हम हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक और टॉपिक था वैसे इस यूनिट में, तो अबाउट इट वाज टॉकिंग अबाउट दैट कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शंस के बारे में, इनामाइंस के बारे में था। लेकिन वो मोस्टली अब क्या है ना, कार्बन कार्बन कपलिंग के जो रिएक्शंस है ना, वो थर्ड सेकेंड यूनिट में भी थोड़े बहुत कवर किए। तो क्या करेंगे हम लोग, वो जो पार्ट है कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शंस वाला, वो हम लोग यूनिट 2 के साथ ही कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली लास्ट टॉपिक है हमारे एंटायर यूनिट 1 का। यूनिट 1 का ये कौन सा है, हमारा लास्ट टॉपिक है। तो वो क्या है, इलिड केमिस्ट्री, बेसिकली इलिड्स केमिस्ट्री, ठीक है। अब इलिड्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये इलिड्स होते क्या है, इलिड्स क्या है, बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स है, वो एक ऐसे कंपाउंड है जिनमें क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज होता है किस पे, ऑपोजिट चार्ज होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट ग्रुप्स पे, एक ही स्पीशीज के एडजेसेंट ग्रुप पे, एक ही स्पीशीज के एक ही स्पीशीज के, ओके, एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो रखे एडजेसेंट एटम्स के ऊपर, वो बोलते कहलाते हैं इलिड्स। तो इलिड्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास फॉस्फोनियम इलिड, फॉस्फोनियम इलिड्स। और ये जो एटम्स हो गए ना, एडजेसेंट एटम्स, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो गया एक दूसरे से, ये भी ध्यान रखो, एडजेसेंट ग्रुप्स कोवेलेंटली बॉन्डेड, कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं विथ कम, और उनको ऑक्टेट्स कंप्लीट होते हैं, एंड विथ कंप्लीट ऑक्टेट, विथ कंप्लीट ऑक्टेट। फॉस्फोनिमिलाइड्स कैसे दिखते हैं, R2C- P+ R3-, ये हुए कुछ फॉस्फोनिमिलाइड्स की कैटेगरी, यानी दो अल्काइल ग्रुप है और तीन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, अल्काइल के अंदर अराइल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसकी, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड केस देख लेते हैं। अभी फॉस्फोनिमिलाइड्स के बाद आते हैं हमारे सल्फोनियम, सल्फोनियम इलिड्स, सल्फोनियम इलिड्स R2C- S+R2-। फिर आते हैं हमारे पास अमोनियम, अमोनियम इलिड्स होते हैं
अमोनियम इलिड्स R2C माइनस N प्लस R3 प्राइम। और होते हैं हमारे पास सल्फोक्सोनियम, सल्फोक्सोनियम इलिड्स, जो कि कुछ इस तरह दिखते हैं। R2C माइनस S डबल बॉन्ड O प्लस R2 डैश R3 डैश। ठीक है, ये कुछ केसेस होते हैं हमारे इलिड्स के। ठीक है, इलिड बेसिकली क्या होते हैं? इलिड ऐसे कंपाउंड्स है जिनमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट एटम्स पे अटैच होता है, और दोनों एडजेसेंट एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होते हैं, और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इलिड्स कहते हैं। और इस इलिड्स के कुछ टाइप्स हमने देख लिए। एक था हमारा फॉस्फोनियम इलिड, एक था सल्फोनियम इलिड, एक था हमारा अमोनियम इलिड, और एक था सल्फोक्सोनियम इलिड्स। तो इलिड्स के केस में देखो, ये RC2, अरे CR2 माइनस और P प्लस R3, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के ऊपर है, दोनों का ऑक्टेट सेटिस्फाई किया है, सभी केस में दिखाएगा। तो ये एक बेसिकली क्या है? R2 मतलब एक ही ग्रुप प्रेजेंट होगा लेकिन दो अमाउंट में, एक ही ग्रुप प्रेजेंट होगा लेकिन दो अमाउंट में, लेकिन ये R से अलग होगा, इसलिए R डैश दे दिया। सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं कितने ग्रुप्स का प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट ऑफ दिस आइटम जिसके ऊपर हमारा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इलिड्स पढ़ने के बाद आगे चल के हम लोग पहले डिस्कस करते हैं एक चीज, फॉस्फोनियम इलिड को प्रिपेयर कैसे करते हैं। फॉस्फोनियम इलिड क्या होता है बेसिकली? फॉस्फोनियम इलिड किस तरह एक्ट करता है? फॉस्फोनियम इलिड एक्ट करता है एज विटिक रिएजेंट। विटिक रिएजेंट की तरह वो क्या करता है? विटिक रिएजेंट की तरह एक्ट करता है। तो इसका प्रिपरेशन हमें इंपॉर्टेंट है। उसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक अल्काइल हलाइड, जैसे कि CH3I। एक अल्काइल हैलाइड दैट इज वी आर चोज इज मिथाइल आयोडाइड। और इस मिथाइल आयोडाइड को क्या करते हैं हम लोग? रिएक्ट कराते हैं इसका विथ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PPH3 के साथ रिएक्ट करेंगे, और ये PPH3 क्या करता है? डायरेक्टली कार्बन के ऊपर अटैक करके SN2 मैकेनिज्म शो करते हुए आयोडीन को बाहर निकाल देता है। CH3PCH3 प्लस। ओके, और इसको मैं अभी क्या कर सकता हूँ? फिर एक हाथ बेस, जैसे कि अभी मैंने लिया NaH, सोडियम हाइड्राइड बेस की तरह ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है कार्बन के ऊपर को अटैच, वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो ये बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करके CH2 माइनस PPH3 प्लस ऐसा एक फॉस्फोनियम इलिड प्रिपेयर कर देगा। ये कैसा ऐड करता है? ये विटिक रिएजेंट की तरह ऐड करता है। ठीक है, और विटिक रिएक्शन क्या है? बेसिकली विटिक रिएजेंट है, किस रिएक्शन में यूज होगा? ये विटिक रिएक्शन में यूज होगा। विटिक रिएक्शन क्या कहती है? विटिक रिएक्शन कहती है कि मेरे जो एसीटोन है, एसीटोन या फिर कीटोन एंड अल्डिहाइड, बेसिकली कीटोन्स एंड अल्डिहाइड्स को कन्वर्ट करती है। अगर फॉस्फोनियमिलाइड का यूज किया जाए तो कन्वर्जन होता है अल्कीन में, और अगर मैंने सल्फोनियमिलिड का यूज किया यूजिंग फॉस्फोनियम इलिड्स, अगर सल्फोनियम इलिड्स का यूज किया तो क्या बनता है? इपॉक्साइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? इपॉक्साइड्स बनते हैं। तो पहले विटिक रिएक्शन को हम पढ़ लेते हैं। विटिक रिएक्शन में हमें पढ़नी है रिएक्शन किसकी? फॉस्फोनियम इलिड्स की। तो फॉस्फोनियम इलिड है, यानी मेरे पास एक एसीटोन मॉलिक्यूल कंसिडर लेते हैं, या एक कीटोन हमने कंसिडर किया, C डबल बॉन्ड O, या C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, इसका अभी क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे मेरा जो फॉस्फोनियम इलिड है वो रिएक्ट करेगा। कैसे? फॉस्फोनियम इलिड क्या है बेसिकली? फॉस्फोनियम इलिड इज CH2 माइनस PPH3 प्लस। इसका रिएक्शन करेंगे, इलिड्स का रिएक्शन करेंगे, ये विटिक रिएजेंट डाल दिया इसमें। तो RC डबल बॉन्ड O R CH2 माइनस PPH3 प्लस, ये यहाँ से यहाँ रिएक्ट किया, और ये यहाँ से, यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, उसे कहते हैं हम बाइटेन। ओके, बाइटन या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसलिए ये रिएक्शन किस वे में प्रोसीड होती है? विटिक रिएक्शन कैसी है? 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है।
ठीक है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट स्टेट बन रहा है, RCO, P, CH2, PH3, यहाँ से R बनता है। तो अभी देखो, जब भी मेरा अभी बॉन्ड क्लीवेज का सिस्टम टाइम आएगा, तब यहाँ से ये बॉन्ड ये यहाँ माइग्रेट कर देगा, ठीक है, ये यहाँ माइग्रेट कर देगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये माइग्रेट होने की वजह से क्या हुआ, पहले तो देखो यहाँ से मेरा क्या बन रहा है, PPH3 डबल बॉन्ड O प्लस, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने की वजह से कार्बन और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड जनरेशन हुआ। वही चाहते हैं ना हम लोग, हमें अल्कीन बनाना है क्योंकि हमने फॉस्फोनियमिलाइड का यूज किया है। तो CH2 बना, एक अल्कीन बना, अल्कीन बना, और PPH3 और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो ये जो P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से जब भी मुझे रिएक्शन में चांस मिलेगा कि ये मेरा फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन सके, तो रिएक्शन को फेवर होगी कि वो P डबल बॉन्ड O बन जाए। तो यहीं पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ दिस P डबल O बॉन्ड, ये ड्राइविंग फोर्स है। उसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ से मैं क्या बना सकता हूँ, अल्कीन बना सकता हूँ। तो ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस विटिक रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ P डबल बॉन्ड O, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से ये जो बना इसे कहते हैं TPPO, दैट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड बना, ठीक है। ओके, ये किसके प्रेजेंस में बना, ये बना हमारे फॉस्फोनेमिलाइड्स के केस में। अब मुझे देखना है कि सल्फोनेमिलाइड्स अगर मैं कंसीडर करके चलूं तो विटिक रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होगा। तो सल्फोनेमिलाइड्स बनाना है तो पहले तो ये उसका स्टार्टिंग मटेरियल हुआ, इससे मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा, इससे मैं मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा देता हूँ। दैट इज सेम, हमने यहाँ पे भी किसके साथ रिएक्शन कराया है, यहाँ पे भी हमने मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया। तब अभी यहाँ पे जाके क्या हुआ कि ये मिथाइल सल्फर ने मिथाइल के ऊपर अटैक किया और आयोडीन का निकल गया बाय SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ से बना मेरा एक इंटरमीडिएट स्टेट प्लस, प्लस आयोडीन माइनस एक्सपेल आउट हुआ। इसको अगर बेस के साथ अभी रिएक्ट करूं तो क्या बनेगा मेरा, Me CH2 - S प्लस, ये मेरा बना एक सल्फोनियम इलिड, ये बना एक सल्फोनियम इलिड। अब जब भी सल्फोनियम इलिड बनेगा ना, ये सल्फोनियम इलिड जब भी मेरा रिएक्शन करेगा किसके साथ, विद कीटोन्स और अल्डिहाइड्स, तब क्या बना के देगा मुझे, इपॉक्साइड्स बना के देगा। तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कैसा है, फेवरेबल है इन केस में। तो इपॉक्साइड है तो एक रिएक्शन देख ही लेते हैं। मान लो तुम्हें मैंने एक कीटोन दिया है, एक कीटोन दिया, इसका रिएक्शन मैंने बोला करो एक सल्फोनियम इलिड के साथ। तो Me2S प्लस CH2 माइनस। तो जब भी ये Me2S प्लस CH2 माइनस इलिड पे ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, वो कार्बोनिल कार्बन के सेंटर के ऊपर अटैक करेगा तो माइग्रेट हो जाएगा ये लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन का पेयर, जिससे क्या बना, जिससे बना O-CH2 MES अब क्या होता है इस केस में, देखो इस केस में अभी यहाँ से फिर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज माइग्रेट हुआ है, वो पार्टिसिपेट करता है बाय अटैकिंग ऑन दिस CH2 ग्रुप, और CH2 ग्रुप के ऊपर पार्टिसिपेट करने की वजह से ये बाहर की तरफ निकल के आ जाता है। और यहाँ से मैंने क्या जनरेट कर लिया, एक इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, एक इपॉक्साइड का फॉर्मेशन, ठीक है। इस तरीके से ये ग्रुप निकल जाएगा एज ए गुड लिविंग ग्रुप, और मेरा इपॉक्साइड फॉर्म हुआ। ऐसे तरीके से मतलब क्या था कि जब मैं फॉस्फोनियम इलाइड यूज किया तो विटिक रिएक्शन ने मुझे क्या दिया, विटिक रिएक्शन ने मुझे अल्कीन दिया। और जब मैंने सल्फर इलिड का यूज किया, सल्फोनियम इलिड का यूज किया, तब मुझे इपॉक्साइड बना के दे दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इपॉक्साइड बनाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होगा, मुझे इपॉक्साइड बनाना है। लेकिन मुझे इपॉक्साइड बनाना किससे, अब यहाँ पे तो मैंने एटोन या कीटोन या ऐसे कीटोन से या फिर अल्डिहाइड से बना रहा था, लेकिन अभी मुझे दिया गया है स्टार्टिंग मटेरियल एज अल्कीन। तो अल्कीन से मुझे इपॉक्साइड बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगा इस केस में, इसका रिएक्शन परऑक्सी एसिड के साथ कर देता हूँ।
पर ऑक्सी एसिड्स के साथ इनका रिएक्शन करा देते हैं। पर ऑक्सी एसिड्स कैसे दिखते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये कैसे हुए? एक पर ऑक्सी एसिड्स हुए। और इस पर ऑक्सी एसिड्स में ये जो बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड कैसा होता है? ये वीक बॉन्ड होता है। तो ये क्या होता है? ये इजीली ब्रेकेबल बॉन्ड कहलाता है। ओके, ये कैसा है? इजीली ब्रेकेबल बॉन्ड है। तो एक हम क्या करते हैं, रिएक्शन पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म कैसे बनता है हमारा इपॉक्साइड। तो मान लो तुम्हारे पास एक अल्कीन दिया और एक तुम्हें दे दिया मैंने परऑक्सी एसिड, एच ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आ रही है। ठीक है, पहली बात मैंने क्या कर लिया, देखो यह जब रिएक्शन का मैकेनिज्म जा रहा है, देखो हम देख रहे हैं कि परऑक्सी एसिड से मैं अल्कीन से इपॉक्साइड कैसे बना सकता हूँ। तो सबसे पहली बात क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने ये ऑक्सीजन से क्या किया, ये इंटरैक्शन पॉसिबल थे, तो ये इंटरैक्ट करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, इसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा। और ये जो नेगेटिव ये जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है, वो ऑक्सीजन पे आ जाएगी। और वो ऑक्सीजन पे आने की वजह से वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड माइग्रेट होके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का जनरेशन होगा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड जनरेट होने की वजह से क्या हुआ, देखो कार्बन कार्बन पे ऑक्सीजन इपॉक्साइड की तरह अटैच हो गया, प्लस हमारे पास क्या बन गया अभी, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बन गया है। यानी एक एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और एक इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। यानी मैंने इपॉक्साइड फॉर्मेशन के कैसे दो केस पढ़ लिए। एक तो था कि मैंने कीटोन या एल्डिहाइड्स दिए हैं, उनसे मैंने सल्फोनियम इलिड्स के केस से इपॉक्साइड जनरेट कर लिए। लेकिन अगर मुझे अल्कीन से मुझे इपॉक्साइड जनरेट करने हैं, तो मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, वो है मैं परऑक्सी एसिड्स के साथ रिएक्शन कराऊंगा। क्योंकि परऑक्सी एसिड्स में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड इजी होता है, तो उसके वजह से ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये इपॉक्साइड्स के अंडर माइग्रेट कर रहा है। यानी कि जो अल्कीन है ये इस ऑक्सीजन को निकाल एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और इपॉक्साइड बना लेंगे। और फिर हमारा क्या हुआ, ये प्रोडक्ट यहाँ से जुड़ जाएगा और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसी के साथ एक पॉइंट भी कंसिडर करके चलते हैं अभी। हाँ, तो इपॉक्साइड्स के कुछ केसेस होते हैं कि अगर स्टेरियो स्पेसिफिक होती है, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो स्टेरियो स्पेसिफिक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेरियो स्पेसिफिक है, स्टेरियो स्पेसिफिक होती है। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास सिस अल्कीन होगा तो मुझे सिस इपॉक्साइड ही मिलेगा, ट्रांस अल्कीन होगा तो ट्रांस इपॉक्साइड ही मिलेगा। सेकेंडली कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा, अगर एक ही सिस्टम में मल्टीपल अल्कीन डबल बॉन्ड सिस्टम्स है, तो उनमें से जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन सिस्टम होगा ना, वहां पे इपॉक्सीडेशन होगा। यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फेवर करता है इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया है आज, हमने यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के अंडर। अब सिर्फ यूनिट 2 बचता है। यूनिट 2 को भी हम लोग जल्दी कवर अप कर देंगे पूरी तरीके से। ओके, फिर यूनिट 2 के लिए अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए या थैंक यू। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।